नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ही इस यूट्यूब चैनल सीमा ऑनलाइन में। और मैं सुबह सिंह एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पूरे सिलेबस बताया था, जो शॉर्टकट में बताया था, जो भी अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसी में सबसे पहला जो कोर्स है आपका कोर्स एक में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपको क्या क्या पढ़ना है, आज हम इस बारे में टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको उस टॉपिक की ओर जो फर्स्ट ईयर की पहली क्लास की पहली टॉपिक है, जो जिसपे आज हम चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, यही टॉपिक है आपका। सबसे पहला टॉपिक क्या है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पूरे इस विषय के बारे में पढ़ेंगे हम। और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग तो बिहार बोर्ड से हैं, यानी हिंदी मीडियम से हैं, और इंग्लिश मीडियम में ये सारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे, विद्वान रहे होंगे, जो टीचर का यानी बीएड का जो सिलेबस बताए थे वो इंग्लिश में बताया था, यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो टीचर बनना चाहते हैं और इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं। ऐसे भी इसमें जो इंग्लिश का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, काफी सोच समझ के और बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल किया गया, जिसका हिंदी अगर आप सुनेंगे तो आप समझते रह जाएंगे कि हाँ, ये बात लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मैं आपको बता दूं, ये 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 80 नंबर का आपका थ्योरी होगा और 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकम होगा। क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बताया गया। डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द नोटिफिकेशन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। 2 नंबर में डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 3 में आपका डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायमेंशन ऑफ स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टास्क। 4 में आपका अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी अमंग लर्नर। 5 में आपका appreciate the critical role of learner difference and context in making meanings and draw out implication of for school and teachers. 6 में understand socialities and its role in identity form of a child। और 7 में आपका understand identity form। 7 में आपका अंडरस्टैंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो इस तरह से टॉपिक बनाए गए हैं जिसको समझना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस सभी टॉपिक का कोर्स बाय कोर्स क्या बनाया गया है, मैं आपको हिंदी करके बताऊंगा। मैंने तो फटाफट इंग्लिश के रूप में पढ़ दिया, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी मैंने उच्चारण कर दिया हो, लेकिन मैं अभी हिंदी में बताऊंगा ताकि बिहार के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ नया कुछ हो जाए, कुछ उनके लिए बेहतर हो जाए। तो चलिए मैं हिंदी में लेके चलता हूँ आपको, और वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और यूनिट बाय यूनिट, जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों, यूनिट 5 तक आपको बताऊंगा मैं, जो हिंदी में बताऊंगा। पहला सिलेबस में टॉपिक है आपका बचपन को समझना, यानी बचपन को समझने के लिए जो कोर्स डिजाइन किया गया उसको आपको समझना है। यानी बचपन को समझना में क्या है? बचपन को समझना विकासात्मक दृष्टिकोण, यानी बचपन को समझिए विकासात्मक दृष्टिकोण से। बचपन के आयाम क्या क्या, जैसे सामाजिक में, सांस्कृतिक में, राजनैतिक में और आर्थिक में, ठीक है। बचपन के दौरान प्रमुख कारक, बचपन के दौरान यानी बचपन रहता है तो प्रमुख कारक कौन कौन है? यानी सब परिवार में रहता है, पड़ोस में खेलते हैं, समुदाय में रहते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख कारक है जो बचपन से रिलेटेड रहता है। उसके बाद चिल्ड्रन एंड देयर चाइल्डहुड, यानी बचपन और उसके बचपनता, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ना है आपको बिहार के संदर्भ में, बिहार की प्रासंगति वास्तविकता, यानी बिहार की प्रासंगति में विशेषताएं क्या, इसके संदर्भ में रखते हुए आपको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद राष्ट्रीय लक्ष्य, यानी राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, इसको सुधारने के लिए, इस प्रारंभिक बाल अवस्था को समझने के लिए उसके उद्देश्य क्या है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर्षित बचपन, यानी खुशी भरा बचपन कैसा होगा, इसकी अवधारणा क्या है, इसको जानना होगा। प्रमुख प्रवचन, यानी बड़े बड़े लेखक जो है, बड़े बड़े शिक्षाविद है जो क्या कहे हैं इसके बारे में, ठीक है। और शैक्षणिक निहरता, यानी शैक्षणिक निहरता क्या है, इसको आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत विकास के आयाम, यानी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, उसके शारीरिक रूप से, संज्ञात्मक रूप से, भाषा के अनुसार, सामाजिक तौर पे और नैतिकता के अनुसार, यानी नैतिक तौर पे उसकी विकास कैसे होगी व्यक्तिगत, ये सभी आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इस सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षकों के लिए उनके अंतर संबंध और निहितार्थ, यानी जो बड़े बड़े शिक्षाविद है जो दे के गए हैं हमको उपहार स्वरूप दे के गए हैं ज्ञान, जिसके मदद से हम पढ़ेंगे। जैसे पियागेट है, ठीक है। उसके बाद एरिक्सन है, उसके बाद ये सभी संदर्भ है, ठीक है। उसके बाद
होलबर्ग है, ये सभी शिक्षाविद थे जो कुछ धारणाएं दे गए हैं जिससे हमें मदद मिलती है। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे कह के गए हैं जिसकी मदद से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट 2 में किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था को आपको समझना है, बच्चों में जो बदलाव आती है यानी बचपन से जब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है देख लीजिए। किशोरावस्थाएं, धारणाएं, उसकी धारणा क्या है, रूढ़ियां, रूढ़ियां क्या है, और एक संग्रह समझ की आवश्यकता है, यानी उनको एक संग्रह समझ की आवश्यकता है। तो पहले आप जानेंगे तभी उनको बताएंगे ना। प्रमुख मुद्दे क्या है, जैसे वृद्धि, वृद्धि कर रहे हैं, और परिपक्वता, परिपक्वता उसमें आ रही है, प्रकृति और पोषण, प्रकृति के अनुसार उनकी पोषण क्या है। उसके बाद निरंतरता यानी लगातार वो कर पाते हैं कि नहीं, यानी पढ़ते हैं तो पढ़ पाते हैं कि नहीं, क्या कमियां, ये सब जानना होगा। एक किशोर के रूप में शिक्षार्थी, यानी एक किशोर के रूप में शिक्षार्थी विकास के चरण में यानी कैसे बढ़ रहा है, विकासात्मक यानी सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है कि नहीं, जिससे ध्यान दिया गया है, जिससे ध्यान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद शैशवावस्था से किशोरावस्था है, यानी बचपन तो खत्म हो रहा है, शैशवावस्था है, और शैशवावस्था से किशोरावस्था यानी उनमें बदलाव आ रहा है। ये किस किस चरण में बदलाव आ रहा है, ये सब ये आपको जानना पड़ेगा। किशोरावस्था तक विभिन्न चरणों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किशोरावस्था को प्रभावित कौन करता है, जैसे सामाजिक, मान लीजिए कहीं समाज में चला गया, पूजा अनुष्ठान हो रहा है तो उसको देखेगा, तो उससे जानेगा, उससे वो समझने की कोशिश करेगा, हो सकता है टीचर से भी पूछेगा। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक जैसे मान लीजिए हमारा कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, जैसे किसी के यहाँ मान लीजिए जनेऊ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सांस्कृतिक कार्य हो रहा है उसको देखेगा बच्चा, उसको जानेगा, तो हो सकता है टीचर से पूछेगा या उसका अनुसरण करेगा, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक, मान लीजिए कहीं जुलूस हो रहा है, जलसा हो रहा है राजनीतिक का, तो उससे भी बच्चा प्रभावित होता है ना, यानी बच्चा किशोरावस्था में अब आ रहा है। और आर्थिक कारण भी है, ठीक है, ये सभी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद किशोरावस्था की गतिविधियां क्या क्या है, इसको जानना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाएं, मतलब उनकी चाहत क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है किशोरावस्था में। संघर्ष उनका कैसा है, मतलब कितना संघर्ष करना पड़ता है उनको कोई काम करने में, यानी पढ़ने में, या पढ़ने के लिए घर से स्कूल आने में, या फिर क्लास में बैठ के लिखने में या सुनने में क्या चुनौतियां हैं, ये सभी जानना पड़ेगा। शिक्षार्थियों की चुनौतियों के बारे में, ठीक है। बिहार में किशोरावस्था की प्रासंगिक वास्तविकता क्या है, इससे भी आपको अवगत होना पड़ेगा, ठीक है। यानी बिहार में किशोरावस्था की प्रासंगिक क्या है, यानी उसकी जो बैड इफेक्ट है उसको भी जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। किशोरावस्था से निपटना, यानी किशोरावस्था से कैसे निपटा जा सकता है, शिक्षक का ये कार्य है उसको बताए, उसको समझाए। परिवार का ये कार्य है, समुदाय में उसको बताया जाए जो समुदाय में रहता है, और राज्य की इसमें भूमिका क्या है, इस पर उसको चर्चा करना है, आपको जानना है। तो ये यूनिट 2 के हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको समाजीकरण और शिक्षार्थियों के संदर्भ में समझना है, यानी शिक्षार्थियों के संदर्भ में समझना है समाजीकरण, ठीक है। मान के चलिए आप ऐसे ही बिना ट्रेनिंग के टीचर बन जा रहे तो ये सब ज्ञान तो आपको रहेगा नहीं, तो आप कैसे इस्तेमाल कीजिएगा वहां पे जब आप फंस जाइएगा कहीं पे, तो इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये कोर्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। 3 यूनिट में क्या पढ़ना है, समाजीकरण को समझना है, यानी समाजीकरण किस तरह से एक व्यक्ति के विकास में मदद करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जहाँ पे आप पढ़ाएंगे, ठीक है। घर के संदर्भ में समाजीकरण क्या है, इसको आप समझिएगा। उसके बाद एक सामाजिक संस्थान के रूप में परिवार, एक सामाजिक संस्थान के रूप में परिवार क्या है, इसको जानना है। पालन पोषण कैसी हो रही है, उसकी शैलियों और उनकी प्रभाव क्या है, ये को भी जानना है आपको। माता पिता की अपेक्षाओं और मूल्यों का संचरण, यानी माता पिता का क्या अपेक्षा होता है, इसको भी आपको जानना है। उसके बाद समाजीकरण और समुदाय का संदर्भ, जैसे पड़ोस में क्या होता है, विस्तारित परिवार, बड़ा परिवार है या इधर उधर जाता है, मिलजुल के जो परिवार रहता है जब वापस आता है उसमें क्या प्रभाव होता है, ये सब जानना है। धार्मिक समूह में क्या प्रभाव होता है और उनके समाजीकरण क्या है, ये गतिविधियां आपको जानना है, इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ। एक सामाजिक के रूप में स्कूल, यानी वहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, कोई जात पात ऊंच नीच नहीं होता है। तो स्कूल में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर, बच्चे कैसे उसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ये सभी आपको जानना पड़ेगा। बिहार में संस्था और उसकी धारणा, यानी बिहार में जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उसकी क्या धारणा है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मूल्यों का निर्माण, यानी आप मूल्यों को बनाना पड़ेगा, आपको निर्माण करना पड़ेगा। पहचान का निर्माण करना पड़ेगा, पहचान के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्कूली शिक्षा को निर्धारित करना पड़ेगा, आपको अर्जित करना पड़ेगा और उसका विकास करना पड़ेगा एक बच्चे में, ठीक है। परिवार, स्कूलों अन्य औपचारिक और लिंग में पहचान, यानी परिवार में जो बच्चा है उसकी जो कुछ
औपचारिकता है जिसमें आपको लिंग में भी पहचान आपको होना चाहिए, तभी तो बच्चे को करेंगे। और उसी से समाजीकरण अभ्यास कराएंगे उसको, ठीक है। अनौपचारिक संगठन या लड़कियों की स्कूली शिक्षा, यानी लड़कियों की स्कूली शिक्षा कैसी होती है, उनकी क्या चुनौतियां हैं, वो किस प्रकार से अब किस तरह अवस्था में आ रहा है तो बदलाव हो रहा है, ये सभी आपको जानना पड़ेगा। समाज में असमानताएं, यानी समाज में जो कुरीतियां फैली हुई, असमानता फैली हुई है, प्रतिरोध जो है यानी रुकावट है, जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, सीख नहीं पाते, ये सभी आपको जानना पड़ेगा। पहुंच क्या है उसकी, प्रतिधारणा क्या है, उसका बहिष्करण के मुद्दा क्या है, बहिष्कार करने का। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है, उसके घर वाले बहिष्कार करते हैं, या फिर बच्चा ही आने से मना करता है, तो ये सभी अवधारणाएं आपको जानने पड़ेंगे, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, यानी इकाई 4 की। इसमें शिक्षार्थियों में अंतर को समझना, यानी कोई बच्चा तेजी से सीखता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है, कोई बच्चा मंद है, वो सीखने में बहुत समय लेता है, ये सबको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप सभी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सामाजिकरण संस्कृति के संदर्भ के आधार पर शिक्षार्थियों में अंतर, मान लीजिए कोई पढ़े लिखे परिवार से आता है तो हो सकता है वो जल्दी सीख जाए, और किसी घरेलू परिवार से आता है, किसान के परिवार से आता है, वो नहीं सीख पाए, तो ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे शिक्षार्थियों शिक्षा की भाषा क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा। शिक्षार्थियों के विभिन्न सांस्कृतिक पूंजी का प्रभाव क्या है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई कोई दूसरे कौम से आता है तो वो ज्यादा जानकार वाले हैं तो उसके बच्चे ज्यादा सीख रहे हैं, लेकिन कोई इलिटरेट कौम से आता है तो उसके बच्चे जल्दी से नहीं सीख पाते, नहीं जान पाते हैं, अनुसरण नहीं कर पाते हैं, नकल नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर सीखने की कला उनकी में कम डेवलप होती है, इसलिए सीखने में समय लगाते हैं। तो ये सभी आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के बीच अंतर, जैसे कोई बहुबुद्धि का है जो जल्दी सीख जाता है, सीखने की शैली उसकी क्या है, उसकी आत्म अवधारणा क्या है, उसकी आत्म अवधारणा क्या है, उसकी आत्मसम्मान क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे देख करके अवलोकन करता है, उसकी योग्यता क्या है, कौशल क्या है, उसकी दक्षता क्या है, उसकी रुचि क्या है, इस उसका मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। और स्थान नियंत्रण और व्यक्तिगत, मान लीजिए कोई उद्दंड हो जाता है तो उसको आप नियंत्रण कैसे कीजिएगा, कोई आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो तब आप क्या कीजिएगा, कोई आप ही के साथ बहस करता है तब आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये सभी आपको सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में। उसके बाद बात करते हैं विकलांग यानी शिक्षार्थियों को समझना, यानी जो दिव्यांग है, यानी एक समान छात्र और एक दिव्यांग में आप अंतर को कैसे समझेंगे, दोनों को कैसे मूल्यांकन करेंगे, उसको दोनों को कैसे आप समान लेके चलेंगे, किसमें धीमी विकास हो रही है, किसमें तेज विकास हो रही है, आप कैसे दोनों को एक सूत्र में लेके चलेंगे, ये सभी आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ बताया विकलांग शिक्षार्थियों को समझना, धीमी गति सीखने वाले और डिसलेक्शन विद्यार्थियों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। व्यक्तिगत अंतरों का आकलन, यानी व्यक्ति में जो अंतर हो रहा है इसका आपको आकलन करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, और उसी के अनुसार उसको रेटिंग स्केल देना पड़ेगा और एक स्व रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, और ये सभी आपको सीखना पड़ेगा। व्यक्तिगत मतभेद, यानी व्यक्ति में अगर मतभेद होता है तो वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए दो बच्चों में मतभेद होता है तो उसको आपको सही करने का तरीका पता होना चाहिए, मतभेद को भुलाने के लिए। समूह बनाना, यानी बच्चों को आप सिखाएंगे कि यूनिटी कैसे बनते हैं, समूह में हम लोग कैसे रहते हैं। व्यक्तिगत निर्माण, यानी उसके अंदर व्यक्तिगत जो निर्माण होता है, व्यक्ति का मार्गदर्शन करने का जो निर्माण होता है, वो सब आपको सिखाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। मार्गदर्शन और परामर्श, ब्रिज पाठ्यक्रम, यानी एक तरह से ऐसे पाठ्यक्रम बनाना होगा जो ब्रिज पाठ्यक्रम होगा। मान लीजिए कि हम नदी के इस छोर पे है, उस छोर पे हमें जाना है, लेकिन बीच में ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, तो आप कैसे जाइएगा, तो अगर पुल बन गया तो आप आसानी से वहां तक पहुंच जाइएगा। तो मान लीजिए इसी तरह से कोई मंद बच्चा है, कोई तेज बच्चा है, कोई जल्दी से सीख जाता है, कोई धीरे से सीखता है, तो उसके बीच में आप कैसे स्थापित कीजिएगा संवाद, ताकि मंद बुद्धि वाले भी बच्चे भी जल्दी सीखे और जो सीखने वाले हैं उसके साथ वो तालमेल बना करके आगे बढ़े। तो ब्रिज पाठ्यक्रम का निर्माण आपको करना पड़ेगा। उसके बाद संवर्धन गतिविधियों और क्लब, यानी आपको इस तरह से गतिविधियां बनाना है, गतिविधियां का अवलोकन करना है और क्लब बनाना है, यानी लोगों को मिला जुला के पढ़ाना है, बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, ये सारी बातें आपको सिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 5 में, तो आपको ये सब पहले सीखना पड़ेगा तभी आप सिखा पाइएगा, तो इसको बारीकी से आप समझिएगा तभी तो सीख पाइएगा ना। यूनिट 5 में शिक्षार्थियों की पहचान विकास, यानी आपको यहाँ पे पहचान करना होगा कौन सा बच्चे में कितनी समझ है, कितनी अंडरस्टैंड है, यानी पहचान निर्माण को समझाना, यानी बच्चा समझ पाता है कि नहीं, उसके अंदर ये डेवलप हुआ कि नहीं कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन ही है, कौन सी है, ठीक है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, ये सब यही चीज आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप उनको सिखा पाइएगा। यानी पहचान निर्माण को समझाना कि संगठन के गठन में पहचानों का उदय, विभिन्न सामाजिक और संस्थागत संदर्भों में रखा गया व्यक्ति, आंतरिक
सुसंगतता की आवश्यकता है, यानी उसके अंदर जो छिपा हुआ भाव है, उसके अंदर छिपा हुआ जो क्वालिटी है वो भी आपको परस्पर पहचानना पड़ेगा और उसको बाहर निकालना पड़ेगा। परस्पर विरोधी पहचान का प्रभाव, यानी बच्चा पढ़ने से क्यों मना कर रहा है, उसमें क्या ऐसी भावना है जिससे वो दूर जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, ये सभी आपको पहले से जानना पड़ेगा। व्यक्ति और समूह का पहचान निर्धारण, यानी व्यक्ति को भी आपको पहचानना है, उसके समूह को भी पहचानना है, उसका निर्धारण करना है, यानी आपको तय करना है, ये आपको आना चाहिए। सामाजिक श्रेणियों जैसे जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा और उम्र, यानी सभी वर्ग के लोग हमारे पास आएंगे पढ़ने के लिए, आपके स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए, सभी समाज के लोग आएंगे, सभी जाति के लोग आएंगे, सभी वर्ग के लोग होंगे, सभी लिंग के लोग होंगे, सभी धर्मों के होंगे और अलग अलग भाषाओं के होंगे, जिनकी उम्र अलग अलग होगी। कोई 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, किसी को जल्दी सीखने में मदद मिलती होगी, कोई धीरे से सीखता होगा। तो ये सारे के समूह को पहचान आपको करने आना चाहिए, साथ साथ बच्चों को भी करने आना चाहिए, तभी वो सीख पाएंगे और उनको सिखा पाएंगे। आगे आपका शिक्षक और छात्रों में पहचान निर्माण के स्थल के रूप में स्कूल, यानी शिक्षक और छात्रों में जो पहचान के जो निर्माण है, ये सभी गतिविधियां कहाँ होती है? स्कूल में। और ये गतिविधियां आपको चलाना है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से जानना होगा। स्कूल संस्कृति और लोकाचार, यानी स्कूल के बारे में वो जानेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे और लोगों के बीच कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे बात विचार होना चाहिए, आचार व्यवहार होना चाहिए, ये सभी वो यहाँ पे सीखेंगे और आपको सिखाना पड़ेगा। तो पहले आप जानिएगा तभी सिखा पाइएगा। आगे कक्षा में शिक्षण अधिगमन, यानी कक्षा में जो बच्चे सीख रहे हैं उसका कैसे आगे बढ़ा रहा है, वो भूल भी जा रहा है, उनको याद भी रह रहा है कि नहीं, इसका यानी शिक्षा कक्षा में शिक्षण अधिगमन प्रथाओं और शिक्षक प्रवचन, यानी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग जो शिक्षक के जो प्रवचन है जिन्होंने दे के गया है, कुछ हमारे लिए धरोहर छोड़ के गए हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। मूल्यांकन प्रथाओं, यानी कुछ ऐसे प्रथाओं जिसका आपको चिन्हित करना पड़ेगा। स्कूल में मूल्यांकन प्रणाली को भी आपको जानना पड़ेगा। छिपा हुआ पाठ्यक्रम, यानी कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम होंगे जो बच्चे के अंदर, मतलब ऐसे ही पाठ्यक्रम आपको निर्माण करना होगा जिससे कि बच्चे के अंदर के छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहचान निर्माण पर सहकर्मियों समूह, यानी आपको यहाँ पे आपके जो सहकर्मी होंगे, आपके साथ काम करेंगे, उनके साथ आपको कैसे गतिविधियां बनाएंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे, जिसमें आप मीडिया का भी मदद ले सकते हैं, प्रौद्योगिकी का भी और वैश्वीकरण का भी, जिसका प्रभाव आप भी पड़ेगा, समाज पे पड़ेगा और बच्चे भी पड़ेगा। और इस सभी को लेकर के आपको उसको सिखाना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका, ये तो सभी आपको जो मैंने पढ़ाया ये 80 नंबर का आपका आएगा, जहाँ पे आपको टॉपिक पे आंसर क्वेश्चन देने पड़ेंगे। लेकिन नीचे का जो ये है आपका अभ्यास है, यानी आपको ये प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल में क्या क्या है? विकसित समझ के अवलोकन में कक्षा निर्देश का आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी ये आपको प्रैक्टिकम का है। यानी प्रैक्टिकल यानी जो आपसे जो एक्सटर्नल आगे पूछेंगे उसके बारे में ये पाठ्यक्रम है। विकसित समझ के आलोक में कक्षा निर्देश का आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी आलोचना करके आपको विश्लेषण करना है, बताना है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, कमी है उसके व्यवहार की समस्या वाले शिक्षार्थी, प्रतिभाशाली बच्चे, एलईडी बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को आपको इसके बारे में जानना है और इसके केस स्टडी करना है। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसमें सुधार लाएंगे, ये सभी आपको केस स्टडी के रूप में आपको पेश करना पड़ेगा जब आपसे पूछा जाएगा, एक्सटर्नल जब आपसे पूछेंगे। बच्चों को उनकी प्राकृतिक सेटिंग में देखना है, यानी बच्चों को आपको इस तरह से देखना है कि वो प्राकृतिक सेटिंग में आपको नजर आए। इसको मैं इंग्लिश से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टफ हो रहा है। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल के लिए है, जिसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन द लाइट ऑफ द डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंग्रेजी में बताया गया, समझना काफी टफ है, लेकिन मैं वहां से भी बता दे रहा हूँ और यहाँ से भी बता दे रहा हूँ। तो ये जो आपका है प्रैक्टिकम का है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपका सिलेबस को आसान करने की कोशिश किया है और आपके सामने ये प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज बताया गया है आपको। 4 नंबर मतलब बच्चों की उनकी प्राकृतिक सेटिंग को समझना और कम से कम 5 स्कूली बच्चों की बुद्धि का अध्ययन, यानी कम से कम 5 बच्चे को आपको ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है कि उसमें बुद्धि है वो कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको आपको समझना है और आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटी सी जानकारी था, सोचा आप लोगों के बीच शेयर करूँ। आपको अच्छा लग रहा था कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप इसको दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी ज्ञान बढ़ सके। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा अगर किसी प्रकार की त्रुटि हमसे हो रही हो तो आप मुझे माफ करेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अच्छा से अच्छा बनाने का और इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग को बनाया और आप लोग को भी प्रस्तुत किया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।